और फंक्शन के हवाले से जब सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात आ रही है तो इसमें हम यही कहेंगे हमारे पास डिफरेंट सेल्स है और हर किसी सेल की अपनी अपनी काम होती है। इससे पहले कि हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की जानिब जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज सेल। हम यहां पर पहले यह जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है। तो किसी भी बुक में आप देखोगे और सेल तो सबसे पहले आता है। किसी भी बुक में आप जाओगे तो वहां पर सबसे पहले क्या आएगा, आपको सेल आएगा और वहां पर यही आपको लिखकर आएगा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर कहीं पर यही कहा जा रहा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, हर किसी बुक में यही आपको मिलेगा, हर किसी बुक में यही आपको मिलेगा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बात जब आती है, आप सेल के बारे में क्लास 9th में देख लोगे, 11th में देखोगे, ये टर्म बिल्कुल मिलेगा ही, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको हर कहीं पर मिलेगी। सेल स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, यूनिट ऑफ लाइफ, चलिए ठीक है। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, चलिए यहां तक तो ठीक है। कोई अगर जिंदा है तो वो सेल से ही बना हुआ है, इसीलिए इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसीलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि जो भी चीज बनी हुई है वो सेल से ही बनी हुई है। अब क्वेश्चन ये है, जो हम यहां पर कह रहे हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम कहेंगे, हम यहां पर ये क्वेश्चन आपके जहन में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, यकीनन आएगा ये क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? हम अगर यहां पर इस स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल एवरी organisms are made up of cells. Every organisms are made up of cells. Okay, हम यही कहेंगे स्ट्रक्चरल के स्ट्रक्चरल मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, चाहे वो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया की सेल हो, चाहे वो ह्यूमन्स हो, प्लांट्स या एनिमल्स, कुछ भी चीज हो, चाहे अमूबा है, अगर वो लिविंग है, जो बनी हुई होगी, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, हो सकता है सेल का शेप अलग हो, इसमें कोई फंक्शन अलग हो, अगर वो लिविंग है देन इट इज मेड अप ऑफ सेल। अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है इसको, स्ट्रक्चरल सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जिस तरह मैंने कहा एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, वन मोर स्ट्रक्चरल इसकी है, सेल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जो ये सेल है ये फॉर्म करती है हर किसी लिविंग क्रिएचर को, या हम ऑर्गेनिज्म को कहेंगे। इट फॉर्म्स ऑल लिविंग क्रिएचर्स और ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसलिए कहा गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ
लाइफ। लेकिन सेल को क्यों कहा गया फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? स्ट्रक्चरल चलिए यहां तक तो हमें अंडरस्टैंड हुआ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया सेल को? बेटा, फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज का करना, किसी चीज की काम करने को हम फंक्शनल कहते हैं। जैसे आप लोग खाना खाते हो, वो आपकी फंक्शन होती है, वो आपकी काम होती है। आप कोई भी काम करते हो, दैट मीन्स आप फंक्शनल हो, आप बैठे हुए नहीं हो, आप के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट सेल्स है ऑर्गन्स में, और हर किसी ऑर्गन की सेल की अपनी अपनी वर्क होती है। इसीलिए किसी प्रोसेस को कंप्लीट करना फंक्शनल कहते हैं। कोई भी प्रोसेस जो कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करने को उसको फंक्शनल कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे बॉडी जो है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। जिस तरह फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स में केमिकल प्रोसेस होता है बेटा, चीजों की ब्रेकडाउन होती है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। फिर तो ये किससे होती है? इट इज ए केमिकल प्रोसेस। इस तरह के बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। असल में ये सब सेल के अंदर चलता रहता है। जितने भी ये प्रोसेसेस होते हैं, ये सब भी प्रोसेसेस इस सेल के अंदर होते। हर कोई प्रोसेस जो है ये सेल के अंदर होती है। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि फंक्शनल क्यों कहा जाता है। बिकॉज बेटा, सेल इज ए साइट ऑफ मनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। many biochemical reactions, या हम कहेंगे रिएक्शंस और प्रोसेसेस अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे प्रोटीन बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, उन्हीं की यूटिलाइजेशन होती है, उनकी मॉडिफिकेशन होती है। इस तरह से बहुत कुछ होता है। दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको क्लियर हो गया क्यों सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सेल क्यों स्ट्रक्चरल है? क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है। और फंक्शनल क्यों है? क्योंकि इट इज द साइट ऑफ मनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। जिस तरह एक ब्रिक हमारे घर एक ब्रिक ऊपर रखकर ईंटें रखकर एक दीवार बनाई जाती है, इसी तरह एक एक सेल से हमारी बॉडी बनती है। एंड that is why cell is the structural and functional unit of life। यहां तक तो क्लियर हो चुका होगा कि why we call cell is the structural and functional unit of life। now we go forward, और अब हम यहां पर यह देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल कहां से हुई। डिस्कवरी ऑफ सेल की बात हम करेंगे। सेल किसने डिस्कवर किया, यह पता हमें पहले करना है। तो आप सभी कहोगे ये तो किसने किया? और रॉबर्ट हुक ने। ओके बेटा, सभी यही कहेंगे, सभी का आंसर यही है ना। रॉबर्ट हुक ने एक मरे हुए प्लांट के सेल से डिस्कवर की थी। मरे हुए सेल थी, उनकी स्कोरक जो है सेल की,
सेल का कारक जिसे कहते हैं, कारक से किया था। ओके, लेकिन डेड प्लांट था, डेड प्लांट के सेल से। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई, जो कि एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं सेल वगैरह देखने के लिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे जो हमारे आंखों से सही तरह से नहीं दिख रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो पुराने पेड़ होते हैं, जो पुराने दरख्त होते हैं, ट्रीज होते हैं, हम कारक की बात करेंगे अब कि ये कारक है क्या, व्हाट इज कारक। हमने कहा ये डेड सेल थी, और जो पुराने पेड़ या ट्रीज होते हैं उनको जो उनके जो ब्रांच होते हैं या ट्रंक जो होती है, उसके ऊपर वाले लेयर से डेड टिश्यू निकल कर आते हैं। आपको पता है जो ऊपर वाली लेयर होती है उससे वो डेड टिश्यू जब निकल कर आते हैं, मरे हुए सेल्स वही कारक है जो जिसको हमने कहा यहां पर रॉबर्ट हुक ने उस मरे हुए सेल पर ही डिस्कवरी की थी इसकी। उसे देखने के बाद रॉबर्ट हुक को लगा कि हर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर का बना है। यहां पर इसने सेल नाम नहीं दिया था, इसने यहां पर सेल नाम नहीं दिया था, इसने कहा था हनीकॉम्ब। आप सबों ने देखा होगा हनीकॉम्ब, उनका घर वो उसमें थोड़े ऐसे ऐसे वो स्क्वायर टाइप के चैम्बर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू हु के हिसाब से, रॉबर्ट हु के हिसाब से, एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये किसने कहा? रॉबर्ट हुक ने कहा कि हर कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से, उनके सेल्स जो हैं। और बाद में इस हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर का नाम दिया, क्या दिया गया? सेल दिया गया। क्या कहा गया फिर? सेल। इन लैटिन में सेल को लिटिल रूम कहते हैं। अगर लैटिन वर्ड की बात की जाए तो इसको लिटिल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक छोटा सा कमरा। इस तरह ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी सेल की, जिसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। लेकिन बेटा यही डिस्कवरी नहीं रुकी, लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए। उनमें एक साइंटिस्ट था एंटन वॉन लीवनहोक। मैं यहां पर शॉर्ट में लिखूंगा AN लीवनहोक मैं लिखूंगा। तो फिर ये आए, इसने पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कंफ्यूज यहां पर होने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को, लेकिन डेड टिश्यू से, डेड सेल से, मरे हुई सेल पर डिस्कवरी की। लेकिन यहां पर अगर एवन लीवनहॉक की बात की जाए तो उसने पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इसी ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की किसने? एंटन वैन लीवनहॉक ने। और सेल क्या थी? प्रोटोजोआन था, और हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर उसको कहते हैं जिसकी यूनी होगी, एक ही सेल होगी। तो पहले सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन डेड सेल थी की, मरे हुए सेल की। और एंटन वैन लीवनहॉक ने फिर सेल को डिस्कवर किया, लेकिन किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसमें जान थी। ये कंफ्यूजन होने की यहां पर ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने मरे हुए सेल डिस्कवर की, और यहां पर एन लीवनहॉक ने क्या किया? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की। इस तरह बाद में रॉबर्ट ब्राउन भी इस तरह बाद में आए, बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए इसके बाद। 1 मिनट
थोड़ा सा पेशेंस रखना यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, क्योंकि इसमें डिटेल्ड हमें पढ़नी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की बेटा? न्यूक्लियस की। ये याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की, लेकिन किसकी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और न्यूक्लियस एक अहम यूनिट ऑफ सेल है। न्यूक्लियस एक अहम यूनिट ऑफ सेल है और इसको मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो है इसको मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। मैनेजर ऑफ सेल भी न्यूक्लियस को कहते। जैसे हमारे बॉडी का कंट्रोल ब्रेन करता है, जो भी हमारी बॉडी पे कंट्रोल होता है वो पूरा कौन करता है? ब्रेन करता है। जो भी हम करना चाहते हैं उसकी सिग्नल पहले ब्रेन को पहुंचती की जाती है, तो वो ही कंट्रोल करता है। तो हम कहते हैं ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। यही कहेंगे ना, ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है इसको मैनेजर ऑफ द सेल कहते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो कुछ मेजर डिस्कवरी रिलेटेड है, बहुत सारे। 1595 में फिर कुछ बात करेंगे यहां। 1595 में फिर आए जॉनसन। जॉनसन ने क्या डिस्कवर किया? फिर आए जॉनसन। जॉनसन ने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। इसके बाद 1655 में, जैसे इससे पहले हमने बताया, 1655 में रॉबर्ट हुक आए, उसने सेल डिस्कवर किया, लेकिन इस पे कॉर्क पे। इसने क्या किया? सेल, मगर किस पर? कॉर्क पर। कॉर्क पर। इसके बाद 1674 में, इसके बाद 1674 में एवन लीवन आए और इसने एक लिविंग सेल पे डिस्कवरी की, प्रोटोजोआ पे, जो कि एक बैक्टीरिया है। ओके, नाउ आफ्टर दैट वन मोर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए और इसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, लेकिन किस पर? किस पर किया? एक प्लांट है जिसे ऑर्चिड कहते हैं, ऑर्चिड प्लांट पे। और ये एक फ्लावर प्लांट है ये ऑर्चिड, और काफी महंगा है और खूबसूरत भी है ये। फिर 1838, इसके बाद 1838 में और एक साहिबजादे आए और एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था शेल्डन। क्या था? शेल्डन, J.M. शेल्डन। शेल्डन ने क्या कहा? इसने सेल थ्योरी इन प्लांट दिया हमें। इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के साथ ज्यादा काम करता था। इसके बाद आए 1838 में थ्यूडर सिचुएन आए। इसके बाद 1839 में आए थ्यूडर सिचुएन आए। इसके बाद और इसने सेल थ्योरी ऑफ एनिमल्स पे दी।
एनिमल्स पे। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट जिनके हमने नाम कहे। पहले आए जॉनसन 1595 में, उसने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें दिया। इसके बाद 1655 में रॉबर्ट हुक आए और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन डेड सेल की क्वार्क से। और 1675 में एन लिवन हुक आए, उसने प्रोटोजोआ की सेल, लिविंग सेल पे हमें डिस्कवरी की, और जो बैक्टीरियल सेल थी। 1831 में आर ब्राउन आए, उसने न्यूक्लियस हमें डिस्कवर किया, जो कि एक ऑर्चिड प्लांट से निकाला था। इसी तरह 1838 में जेएम शेल्डन आए, उसने सेल थ्योरी इन प्लांट्स दिया। और इसी तरह 1839 में थ्योडर श्चवान आए, उसने सेल थ्योरी ऑफ एनिमल्स हमें दी। तो इससे आगे हम जाएंगे, फर्स्ट उसको हम रब करेंगे यहां पर। थोड़ा सा हम देखेंगे सेल थ्योरी क्या है। व्हाट इज सेल थ्योरी? व्हाट इज सेल थ्योरी? थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि सेल थ्योरी है क्या असल में। जैसे कि हमने बताया, दो साइंटिस्ट थे, एक था शेल्डन और स्चवान। एक ने प्लांट सेल पे थ्योरी की और दूसरे ने एनिमल सेल पे। और शेल्डन ने प्लांट सेल पर डिस्कवरी की, और शेल्डन का कहना था सारे के सारे जो प्लांट्स है वो सेल्स के बने हुए हैं। और इसी तरह स्चवान ने एक जोलॉजिस्ट था, दैट मीन्स वो एनिमल्स पर काम करता था। उनका भी मानना था कि सारे के सारे एनिमल्स भी सेल्स के बने हुए हैं। दोनों का लगभग सेम कहना था। उसने भी कहा कि प्लांट्स सेल्स के बने हुए हैं, और इसने भी कहा प्लांट्स, ये एनिमल्स सेल्स के बने हुए हैं। दोनों ने इंडिविजुअली काम किया, लेकिन दोनों का जो एंड प्रोडक्ट था वो सेम था, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दोनों का यही कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, चाहे ये प्लांट ऑर्गेनिज्म है या एनिमल ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट बना सेल थ्योरी का। क्या बना फर्स्ट पॉइंट? ऑल ऑर्गेनिजम्स are made up of cells. ओके, सेल थ्योरी का ये फर्स्ट पॉइंट बना, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बाद में और एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था रोडोल्फ वार्डशॉप। और एक साइंटिस्ट आया, यहां पर मैं लिखूंगा रोडोल्फ वार्डशॉप था इसका नाम। इस रोडोल्फ वार्डशॉप ने उसने कहा कि ये सेल आई कहां से। असल में रोडोल्फ वार्डशॉप ने कहा कि ये सेल आई कहां से, वायर इट कम। उन्होंने स्टडी किया और देखा कि सेल की डिवीजन होता है, इस सेल की डिवीजन होता है और इस तरह से सेल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पुरानी सेल है और धीरे धीरे ये सेल ही डिवाइड करता है दो सेल्स में। उसने कहा कि एक पुरानी सेल है, आहिस्ता आहिस्ता यही सेल डिवाइड होता है दो सेल्स में, और इसके फिर दो सेल्स आ रहे हैं। असल में इसको आप सेल डिवीजन को आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जो कि आप हायर क्लास में देखोगे। इट मीन्स जो नया सेल बनता है ये पुराने सेल की डिवीजन से ही बनता है। इससे रोडोल्फ वार्डशॉप ने सेल थ्योरी का सेकंड पार्ट कहा, सेल एग्जिस्ट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या कहा? सेल एग्जिस्ट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने कहा? ये कहा रोडोल्फ वार्डशॉप ने कहा, सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये था हमारे सेल थ्योरी
अब हम सेल के डिफरेंट शेप और साइज देखेंगे। इसके डिफरेंट शेप्स है, इसके डिफरेंट साइजेस है सेल के। तो थोड़ा सा अब उसकी जानिब हम जाएंगे। सेल की शेप क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर करेंगे डिफरेंट शेप ऑफ सेल। डिफरेंट शेप ऑफ सेल पे जाएंगे। जाहिर सी बात है हमारे पास तरह तरह के प्लांट्स है, तरह तरह के बैक्टीरिया और एनिमल्स, उनकी मुख्तलिफ शेप साइज के सेल्स भी होंगे। सेल्स की फंक्शन, सेल्स की लोकेशन और सेल्स की वर्क है। जो कुछ सेल्स की शेप स्पेंडल टाइप की होती है, कुछ अगर हम मसल सेल की बात करेंगे, अगर आप मसल सेल देखोगे वो इस तरह की है। स्पेंडल टाइप की होती है मसल सेल। मसल सेल्स, तो इस मसल सेल की शेप बंडल की तरह होंगे, स्पेंडल की तरह, और कुछ इस तरह स्पेंडल टाइप के। डिपेंड करता है उनकी फंक्शन क्या है, इस सेल की फंक्शन क्या है। इस तरह उनकी शेप और साइज वेरी करते हैं। इसके काम है कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। अगर मसल सेल की बात करें, इसकी काम क्या है? कंट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन का, रिलैक्स करना। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन मूवमेंट। किसमें मदद करती है? मूवमेंट में मदद करती है। मसल सेल हमें मूवमेंट में मदद करती है और इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसीलिए ये स्पेंडल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता। नेक्स्ट वन मोर सेल लाइक हम अगर बात करेंगे जो कि हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ है, दैट इज नर्व सेल, न्यूरॉन जिसको कहते हैं। अगर हम नर्व सेल की बात करेंगे, ये कुछ ऐसे थ्रेड्स की तरह होते हैं, लंबे लंबे थ्रेड्स की तरह इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे होती है। इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये नर्व सेल है, या हम न्यूरॉन कहेंगे, या हम न्यूरॉन कहेंगे। इसका फंक्शन है हमारे ब्रेन बनाना, इसका फंक्शन है। और इस के अलावा ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ये नर्व सेल ही सिग्नल ट्रांसमिट करता है। जिस तरह हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, देखना हमारे आंखें रिसीव करके बाद किसको भेजते हैं? ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं। और हमारी बॉडी में सिग्नलिंग सिस्टम है, एक नेटवर्क जैसा बना हुआ है पूरे जिस्म में। नर्व नेटवर्क हमारे जिस्म में बना हुआ है, नर्व्स का, न्यूरॉन्स का। वो पूरे हमारे जिस्म में सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और ब्रेन को वो पहुंचाते हैं, ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। वो है नर्वस सिस्टम, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नर्वस सिस्टम। हम इसको नर्वस सिस्टम हम उसको कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम ही बनाता है। इन सेल्स की काम है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। तो ये सेल्स 1 या 2 मीटर लंबे भी होते हैं, 1 या 2 मीटर ये लंबे होते हैं। और इनके फंक्शन के हिसाब से उनकी शेप और साइज में वेरिएशन आती है। न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल है, ये याद रखना। न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल हमारे बॉडी में है। सबसे बड़ी सेल क्या है? न्यूरॉन है। नेक्स्ट हम जाएंगे और एक सेल की जानिब जाएंगे, और नेक्स्ट हम देखेंगे स्पर्म सेल प्रेजेंट इन मेल्स। जो स्पर्म सेल होती है,
स्पोरम सेल जो होती है प्रेजेंट किसमें, मेल्स में। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसमें एक हेड होता है और इस पे टेल होता है। ओके बेटा, इसमें हेड होता है और इस पे एक टेल होता है। ये टेल इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जब ये स्पोर्म आगे जाता है तो ये मूवमेंट करने में इसको मदद करता है। तो स्पोर्म सेल की बात की जाए, स्पोर्म सेल की फंक्शन है फर्टिलाइजेशन करना। इसकी फंक्शन की बात अगर की जाए स्पोर्म सेल की, तो इसकी फंक्शन है फर्टिलाइजेशन करना। दे मूव एंड स्विम, इट नीड्स मोटेलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर ये मूव करते हैं, स्विम करते हैं, फॉरवर्ड पर्पज फर्टिलाइजेशन करने के लिए ये मूव करते हैं। स्पोर्म सेल का टेल होता है, जैसे हमने यहां पर कहा कि इसका टेल होता है जिससे वो मूव करता है आगे की जानिब। नेक्स्ट हम जाएंगे कुछ बैक्टीरिया सेल की बात करेंगे। अगर बैक्टीरिया सेल की शेप की बात की जाए तो बैक्टीरिया सेल रॉड शेप्स की तरह होते हैं, कुछ अजीबोगरीब इनकी शक्ल होती है बेटा। बैक्टीरियल सेल कुछ अजीबोगरीब की शक्ल की होती है, रॉड शेप्ड इसकी होती है बैक्टीरियल सेल। ओके बेटा, इसकी फंक्शन है ये किसी पर स्टिक हो जाती है, इसीलिए इस टाइप की रॉड शेप्ड सेल, जैसे बैसिलस है या बैसिली हम कहते हैं इसको, ये किसी पर स्टिक होके चिपक जाती है। वन मोर हम कहेंगे, और एक सेल की बात हम करेंगे जो आपके बुक में है, वो है स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम की बात करेंगे, और एक सेल है स्पाइरिलियम, और एक सेल है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये ऐसी इस शेप की जैसी है। और एक सेल स्पाइरिलियम, ये भी एक बैक्टीरियल सेल है। नेक्स्ट हम अगर जाएंगे आगे तो और एक सेल हमें मिलेगी, आपके सिलेबस के हिसाब से और एक सेल हमें मिलेगी बेटा, वो है WBCs। WBCs की बात की जाए तो ये इनकी काम क्या है, जब भी हमें कोई डिजीज होती है, डिजीज के अगेन ये फाइट करते हैं। ये WBCs जिनको हम वाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस कहते हैं, तो इनकी शक्ल शेप की बात की जाए तो ये भी इस तरह की कुछ इसकी शेप माइक्रोस्कोपिक शेप आती है। WBC सेल्स, और ये इनकी फंक्शन क्या है, ये डिजीज के अगेन फाइट करने में हमें हेल्प करते हैं, हमें मदद करते हैं WBCs। इस तरह वन मोर दैट इज फैट सेल, और एक सेल की जानिब हम जाएंगे दैट इज फैट सेल। फैट सेल की बात करेंगे तो इसकी शेप इस तरह होती है। थोड़ा सा मैं यहां पर अब बनाता हूं। फैट सेल, इन सेल्स की फंक्शन है फैट को स्टोर करके रखना। यहां पर ये फैट को स्टोर करके रखते हैं, यहां पर फैट को स्टोर करके रखते हैं। वन मोर सेल दैट इज फीमेल में जो होता है ओम सेल। ओम सेल ये फीमेल्स में पाया जाता है ओम। तो इसकी अगर शेप की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह की होती है। माइक्रोस्कोपिक जब हम जाएंगे वहां पर हम देखेंगे थोड़ी सी इसकी इसी तरह की शक्ल हमको देखने को मिलेगी ओम सेल की। ओम फीमेल बॉडी में
सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है इस सेल ओवम में।